हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। और पिछला क्लास में जो है स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। दो टाइप के हो रहे थे, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हम क्या बतलाए थे कि यदि किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बावजूद उस क्रिस्टल में जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह फिक्स्ड रहे, चेंज नहीं करे, तो ऐसे डिफेक्ट को स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते थे। और उस प्रकार के कंपाउंड जिसमें कि केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो आइडियल केमिकल फार्मूला के अनुसार हो, तो ऐसे कंपाउंड को स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते थे हम लोग। आज है नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जानना। अभी नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? तो यदि किसी कंपाउंड में डिफेक्ट आ जाने के चलते उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है वह अलग हो उसके आइडियल केमिकल फार्मूला के तुलना में। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले कि फेरस ऑक्साइड का फार्मूला होता है FeO, दिस इज फेरस ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला से क्या प्रतीत हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि एक फेरस आयन है और एक ऑक्साइड आयन है। रेशियो देखोगे तो 1:1 का आएगा, केमिकल फार्मूला से यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन यह जो कंपाउंड है इसमें एक्चुअली ये जो फेरस आयन है ना, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ये 0.84 से लेकर के वैरी करता है 0.94 तक, फिक्स नहीं है। किसी किसी क्रिस्टल में 0.85 है, किसी में 0.92 है, ऐसे करके। तो आइडियल केमिकल फार्मूला से दिख रहा है कि केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो 1:1 है, लेकिन जो एक्चुअल कंपोजिशन है वह ऐसा नहीं है, फार्मूला से कुछ अलग हो गया। तो ये अलग क्यों हो गया? क्योंकि इसमें आ गया है डिफेक्ट। तो यदि डिफेक्ट आने के चलते उस क्रिस्टल का जो स्टेक्योमेट्री है, मतलब केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो वह आइडियल केमिकल फार्मूला के अनुसार ना हो, तो ऐसे डिफेक्ट को नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और यह जो कंपाउंड हुआ जिसका कि केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वैरी कर रहा है 0.84 से 0.94 तक, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड जो है ना, कोई डेफिनिट कंपोजिशन नहीं रखते हैं। देखो इसमें केटायन का जो है ये कंपोजिशन वैरी कर रहा है, 0.84 से 0.94 के बीच वैरी करते रहेगा, अलग अलग क्रिस्टल में अलग होगा। साथ ही साथ जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन है उसको भी यह ऑबे नहीं करते हैं। कौन? नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। तो अब शॉर्ट में यदि हम बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह कंपाउंड जिसका स्टेक्योमेट्री मतलब केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो आइडियल केमिकल फार्मूला की तुलना में अलग हो, तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो डिफेक्ट क्रिएट होता है जिसके चलते इसका कंपोजिशन वैरी किया है, तो इस डिफेक्ट को नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। जो नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं वे जनरली फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं रखते हैं, उनका कंपोजिशन एक डेफिनिट रेंज में जो है वैरी करते रहता है, और वे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को भी फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन मेटल के जो चाल्कोजेनाइड्स होते हैं, चाल्कोजेनाइड्स मतलब उसके ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, माने ट्रांजिशन मेटल का यदि कंपाउंड हो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, तो उस प्रकार के कंपाउंड जनरली नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। जैसे फेरस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इस सब का सल्फर और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स में जनरली नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। और इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनमें से किसी भी कंपाउंड का एक डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होगा, मतलब फार्मूला से दिख रहा है कि जिंक एक और ऑक्सीजन, जिंक आयन एक और ऑक्साइड आयन एक है, तो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। कुछ ना कुछ डिफेक्ट आने के चलते जो है इसका कंपोजिशन वैरी करने लगता है और एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है।
अब जो यह नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, दो प्रकार से एराइज हो सकता है किसी क्रिस्टल में। नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है किसी क्रिस्टल में दो प्रकार से एराइज हो सकता है। एक को हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं MED, और दूसरा कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, MDD, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यह मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें से दोनों को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। बोल रहा है कि यदि किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाने के चलते केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है वह ग्रेटर देन हो उसके आइडियल केमिकल फॉर्मूला की तुलना में, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब यदि केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन, वह ज़्यादा हो उस कंपाउंड के आइडियल केमिकल फॉर्मूला के तुलना में, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाम से स्पष्ट है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल मतलब मेटल केटायन, एक्सेस माने अत्यधिक, बढ़ जाना। तो जब मेटल केटायन का संख्या बढ़ जाएगा तो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसके चलते, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि NaCl है, तो NaCl में भी क्या दिख रहा है कि Na एक है, Cl भी एक है। किसी कारणवश Na का संख्या बढ़ जाए, मतलब मान लें कि Na अब 1.1 हो गया और Cl 1 ही है, तो अब जो रेशियो होगा 1.1/1 केटायन का रेशियो बटे एनायन का रेशियो, तो ये तो ज़्यादा है किसके तुलना में, जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला से दिख रहा है उसके तुलना में। तो यदि केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो ज़्यादा हो आइडियल केमिकल फॉर्मूला के तुलना में, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। माने उस प्रकार का क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्सेस हो गया, मतलब मेटल बढ़ गया। मेटल बढ़ गया मतलब मेटल केटायन बढ़ गया। अभी जो मेटल केटायन है ना, ये दो प्रकार से बढ़ सकता है। मेटल केटायन जो है दो प्रकार से बढ़ सकता है। कैसे कैसे देखते हैं। मान लें यदि हम लोग कि M जो है मेटल एटम है और X मान लो नॉन मेटल एटम है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं MX1 - डेल, या फिर MX और M को लिखे 1 + डेल। इसमें से MX जो है यह हुआ परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल होने का मतलब कि इसमें जो केटायन एनायन है इसका रेशियो 1:1 है। जब इस क्रिस्टल में मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे MX1 - डेल, जहां डेल जो है ना कोई स्मॉल फ्रैक्शन है। स्मॉल फ्रैक्शन मतलब 0.1 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, ऐसे करके कुछ होगा। तो ध्यान दोगे जो आइडियल क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल, उसमें केटायन भी 1 है, एनायन भी 1 है। लेकिन जब डिफेक्ट आया तो केटायन यहाँ अभी भी 1 है, लेकिन एनायन 1 से कुछ कम हो गया। 1 - डेल की है ना, डेल के जगह ऐसा कोई नंबर होगा, तो 1 में से इतना कुछ घटाओगे तो जाहिर सी बात है 1 से कम ही रहेगा। मान लो कि डेल का वैल्यू यहाँ 0.1 है, तो क्या हो जाएगा M1 और X हो जाएगा 0.9। तो देखो मेटल बढ़ गया ना। यहाँ मेटल और नॉन मेटल बराबर था 1:1 का रेशियो में, लेकिन यहाँ मेटल 1 नॉन मेटल 0.9, तो नॉन मेटल कम हुआ, या इसी को बोले कि मेटल बढ़ गया। तो मेटल बढ़ गया मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसी प्रकार से दूसरा तरीका है, इसमें M1 + डेल, मतलब इसमें एनायन चेंज नहीं किया है, केटायन का संख्या बढ़ गया है। तो ये डेल के जगह यदि यही सब कोई वैल्यू रहेगा तो इसको यदि ऐसे लिखें M1 और प्लस जगह यदि 0.1 रहे तो ये 1.1 हो जाएगा, X रहेगा 1।
तो यहाँ नन मेटल घट गया और यहाँ मेटल बढ़ गया, तो दोनों में देखोगे ओवरऑल तो मेटल बढ़ जाएगा नन मेटल की तुलना में। तो यदि किसी क्रिस्टल में मेटल केटायन का जो नंबर है वह बढ़ जाए तो उसके चलते क्या होगा कि वो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो भी बढ़ जाएगा आइडियल फार्मूला के तुलना में। तो इसी को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे Mx एक परफेक्ट क्रिस्टल माने जिसमें दोनों का रेशियो 1:1 का है। हम लोग दो तरीके से काम किए। पहला तरीका में क्या किए कि नन मेटल को घटा दिए, मतलब एनायन यहाँ से हट गया, तो एनायन हट गया तो केटायन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। या दूसरा तरीका कि डायरेक्ट हम लोग केटायन को ही बढ़ा दिए, एनायन जितना था उतना ही रहा, केटायन को ही डायरेक्ट बढ़ा दिए। तो दोनों काम करने से क्या होगा कि केटायन का ही संख्या बढ़ेगा और केटायन एनायन के नंबर का रेशियो बढ़ जाएगा, या यूं बोलें कि उस क्रिस्टल में मेटल बढ़ जाएगा, मतलब मेटल एक्सेस हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो किसी भी क्रिस्टल में यदि केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो उस कंपाउंड के आइडियल केमिकल फॉर्मूला के तुलना में अधिक हो, ज़्यादा हो, तब इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Mx 1 - डेल या फिर M 1 + डेल x, जहाँ डेल कोई स्मॉल फ्रैक्शन है 0.1 0.2 ऐसे करके कुछ हो सकता है, 1 से कम रहेगा। तो ये दो चीज़ हम लोग लिखे, इसका मतलब हम बता दिए कि यहाँ 1 - डेल है, इसका मतलब कि कुछ एनायन यहाँ से हट गया है, माइनस हो गया है। और यहाँ 1 + डेल है M के केस में, इसका मतलब कुछ केटायन इसमें आ गया है। तो इसमें कुछ केटायन आ जा रहा है जबकि इसमें एनायन यहाँ से हट जा रहा है। दोनों केस में केटायन का ही संख्या बढ़ने वाला है और फिर उसके चलते जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह बढ़ जाएगा। तो यही दोनों को हम लोग दो अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दो तरीके से जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटल डेफिशिएंसी हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऐसे। पहला तरीका कि एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम लैटिस पॉइंट and the electrical neutrality of the crystal is maintained due to the presence of electron on the vacant lattice site। जैसे कोई परफेक्ट क्रिस्टल हम लेते हैं, जो गोल गोल किए सब लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ कोई पार्टिकल्स रहने वाले हैं। मान लें यहाँ एनायन है B-, केटायन A+, फिर एनायन B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-। क्या लिखें जरा देखो तो, एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम लैटिस पॉइंट and the electrical neutrality of the crystal is maintained due to the presence of electron on the vacant lattice site। कि जो लैटिस पॉइंट है बहुत सारा जगह, उसमें से किसी एक लैटिस पॉइंट का एनायन क्रिस्टल से गायब हो जाएगा। तो मान लें कि यहाँ से एनायन गायब हो गया। एनायन गायब हो गया मतलब एनायन का संख्या कम हो गया, तो केटायन का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो केटायन का संख्या बढ़ने के साथ साथ एक चीज और हुआ कि प्लस चार्ज भी बढ़ गया। शुरू में जितना केटायन था उतना एनायन, तो क्रिस्टल क्या था, न्यूट्रल। लेकिन जब एनायन यहाँ से हट जाएगा तो एनायन हटने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज भी तो हट गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल में क्या होगा, बढ़ जाएगा और क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी बिगड़ जाएगा, मतलब अब वह क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो उस क्रिस्टल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए
जहां से एनायन हटा है इसके जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीज हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन जहां से एनायन हटेगा उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आने से मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया, और ओवरऑल इसमें केटायन का संख्या बढ़ भी गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई एनायन नहीं है, बस इस पर केवल नेगेटिव चार्ज है, यह केवल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने आया है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होने का पहला कंडीशन हुआ कि एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाए, और उस क्रिस्टल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस वैकेंट लैटिस साइट पे, मतलब जहां से एनायन हटा है वहां कोई इलेक्ट्रॉन आकर के उसको ऑक्यूपाई कर ले, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। तो इस तरह से क्रिएट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एग्जाम्पल की बात यदि हम लोग करें तो एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, पढ़े हैं इसका हम लोग अरेंजमेंट, NaCl का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। उसमें से जो क्लोराइड आयन है उसका CCP लैटिस होता है, और सोडियम आयन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे मान लें हम लोग, या राउंड अप नहीं करते हैं बार बार, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। मान लो कि यह परफेक्ट NaCl क्रिस्टल है, तो NaCl का क्रिस्टल कलरलेस होता है, नमक का कोई कलर थोड़े होता है, ओवरऑल देखने में सफ़ेद लगता है, लेकिन उसके एक पार्ट को देखोगे तो कोई कलर पता नहीं चलेगा, एक पार्टिकल को देखोगे तो ये प्योर NaCl का क्रिस्टल है, परफेक्ट है, जो कि क्या होता है, कलरलेस। जब इस NaCl के क्रिस्टल से कोई भी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाओगे, सोडियम गैस लिखिए, मतलब इस सोडियम का वेपर फॉर्म रहेगा, जब इसको पास करवाओगे, हीट भी लिख देते हैं, मतलब वेपोराइज करेंगे इसको, तो पास करने से क्या होगा कि इसका कोई एनायन अपने एक लैटिस पॉइंट से हटेगा। तो मान लें हम कि ई वाला जो एनायन है ई क्रिस्टल से गायब हो जाए, बाहर निकल जाए, तो अब क्या होगा देखोगे, ई Cl माइनस तो वैसे ही रहेगा, ई Na प्लस वैसे ही रहेगा, ई भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ का Cl माइनस नहीं रहेगा, Na प्लस होगा, यहाँ भी Cl माइनस रहेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो अब जो यहाँ ये क्रिएट हुआ है वैकेंसी Cl माइनस का, जो बाहर निकला यहाँ से Cl माइनस, तो क्या होगा कि ये Cl माइनस जब बाहर निकल गया तो इसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ आ जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यदि अभी यहाँ हम लोग मिलाएं 1 2 3 4 केटायन है, 1 2 3 4 5 एनायन है, तो अलग अलग नहीं होगा, बराबर, चूंकि पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, बराबर होगा, हम लोग देख चुके हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। लेकिन जब यहाँ बनाए तो एनायन का संख्या 1 कम हो गया ना, यहाँ एनायन 5 थे, वहाँ 4 ही बचे, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ टोटल 5 थे जबकि वहाँ 4 ही हुआ, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, अब जरा हम लोग देखते हैं। तो देखो सोडियम का वेपर फॉर्म हम लोग ले रहे थे, तो जब सोडियम मेटल जो है सॉलिड, इसको तुम हीट करोगे, वेपोराइज करोगे, तो इसका आयोनाइजेशन हो सकता है, और जब आयोनाइजेशन होगा तो यह सोडियम एटम नहीं बल्कि सोडियम आयन में बदल जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और फिर यहां से जो Cl माइनस निकला, अब क्या होगा कि ये वाला Na प्लस कंबाइन कर जाएगा Cl माइनस से और मिल करके बन जाएगा NaCl। तो ये जो फालतू का इलेक्ट्रॉन बचा यही जाकर के इसको ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ये किसका इलेक्ट्रॉन था, सोडियम का इलेक्ट्रॉन था। तो जिस अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाए, कोई भी अल्कली मेटल, सोडियम पोटासियम लिथियम कुछ भी ले सकते हैं, तो जिस अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाए उस अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वही इलेक्ट्रॉन वैकेंट लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है, और वो अल्कली मेटल का केटायन और यहाँ से जो एनायन निकला वो मिलकर के फिर अलग बन जाएगा, NaCl का जो क्रिस्टल लिए वही क्रिस्टल रह जाएगा। ऐसा अब क्या होगा कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब इस वैकेंट लैटिस साइट में जो इलेक्ट्रॉन आया है इसके चलते जो है ना यह क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है। ये जो है NaCl क्रिस्टल है विथ
मेटल एक्सेस डिफेक्ट और ये येलो कलर का हो जाता है, येलो हो गया। प्योर क्रिस्टल है तो कलरलेस है, लेकिन जब इससे अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाए, इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऐसा होने से यह क्रिस्टल कलर्ड हो गया और कैसा, येलो कलर का आया। अब बात आता है कि आखिर डिफेक्ट आने से यह क्रिस्टल कलर्ड क्यों हुआ, क्रिस्टल में कलर कैसे आया। तो किसी भी सब्सटेंस में कलर कैसे आता है, इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। याद रखोगे कि किसी भी सब्सटेंस में कलर तभी आता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी, मतलब सनलाइट का एनर्जी। कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को सनलाइट का एनर्जी मिलता है तो वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और वहां से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशन इमिट करता है। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था और जो रेडिएशन इमिट कर रहा था, वेवलेंथ जो है दोनों का डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। और वह जैसा रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो जिस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेगा उसी प्रकार का कलर ऑब्जर्व किया जाता है उस कंपाउंड के लिए। तो जब यह क्रिस्टल प्योर है तो इसके अंदर देखो कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट आने से आ गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और यह इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ कि अब जब इस क्रिस्टल पर लाइट पड़ेगा, सनलाइट hν, तो इस लाइट का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और अपने ही सेल में जो है हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, और जब वापस ग्राउंड ऑर्बिट में आएगा तो फिर वह रेडिएशन यहाँ से इमिट करेगा, और जो इमिशन होगा वही कलर जो है प्रतीत होगा, और इस प्रकार से कंपाउंड कलर्ड हो जाता है। तो याद रखेंगे, कोई भी सिस्टम तभी कलर शो करता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, और इसके लिए यह नेसेसरी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन फ्री हो तब। तो ये जो NaCl क्रिस्टल प्योर था तो कलरलेस था, डिफेक्ट आने से कलर हो गया। तो इसमें कलर किसके चलते आया, तो इस इलेक्ट्रॉन के चलते आया केवल। तो इस इलेक्ट्रॉन वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कलर सेंटर। क्या बोलते हैं, कलर सेंटर, या इसी को बोलते हैं एफ सेंटर। एफ जो है एक जर्मन वर्ड से आया है फॉर्बेनजेंटर, जिसका मतलब होता है कलर। तो इस पूरे क्रिस्टल में जो कलर आया है मेनली इस सेंटर के चलते, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसके चलते। इसीलिए इस सेंटर को, जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसी को कलर सेंटर बोलते हैं, या उसी को हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर का डेफिनेशन एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि द येलो कलर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ, ऐसे एफ सेंटर, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे देगा। तो याद रखेंगे कि NaCl का जो येलो कलर है वह मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते है, और उसमें भी किसका क्रिएशन के चलते, तो एफ सेंटर या कलर सेंटर का क्रिएशन के चलते। अब जैसे यहाँ हम सोडियम मेटल का वेपर पास करवाए, यहाँ तुम लिथियम का करवाओ, पोटासियम का करवाओ, कोई भी मेटल, कोई भी अल्कली मेटल का वेपर पास करवाओगे ना तो कलर सेम ही रहेगा, येलो। क्योंकि कोई भी अल्कली मेटल लोगे वह एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये जो कलर है ना वह अल्कली मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वह कलर डिपेंड करता है इस क्रिस्टल के नेचर पे कि तुम कौन सा क्रिस्टल लिए हो, NaCl लिए हो, LiCl लिए हो, KCl लिए हो, किस प्रकार का क्रिस्टल लिए हो, उस पर डिपेंड करता है कंपाउंड के कलर का नेचर। या कभी भी जो है अल्कली मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है जिसका कि वेपर हम पास करवा रहे हैं। जैसे NaCl लिए तो NaCl में डिफेक्ट आने के चलते इसका येलो कलर हुआ। उसी प्रकार से यदि हम मान लें कि KCl और LiCl ले, NaCl लिए तो डिफेक्ट आने से येलो कलर हो गया। यदि KCl लेंगे तो इसका कलर वायलेट आएगा। उसी प्रकार से यदि LiCl लोगे तो इसका कलर पिंक के आसपास आएगा, रेड या पिंक आएगा। अब ये सब जो कलर है NaCl का येलो, KCl का वायलेट, LiCl का पिंक, तो देखो Cl सब में कॉमन है। इसका मतलब इस Cl के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कलर, इस अल्कली मेटल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब जब प्रैक्टिकल में फ्लेम टेस्ट करोगे ना, मेटल को डायरेक्ट बर्न करोगे फ्लेम में,
तो वहाँ यही कलर आएगा कि सोडियम मेटल यदि है तो येलो कलर आएगा, पोटासियम है तो वायलेट आएगा, लिथियम है तो पिंक आएगा। तो यह जो कलर ऑब्जर्व हुआ है क्रिस्टल का मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने के चलते, या वही कलर है जो कलर ये सारे मेटल्स फ्लेम टेस्ट में शो करते हैं। फ्लेम टेस्ट मतलब जब ये सारे मेटल को फ्लेम के सामने रखोगे, जलाओगे, बर्न करोगे तब। है तो सिलेबस में एफ सेंटर ही, लेकिन एफ सेंटर के जैसे ही कुछ और सेंटर्स हो सकते हैं किसी क्रिस्टल में। एक जैसे हम लोग पढ़े अभी एफ सेंटर, ऐसा ही होता है एफ डैश सेंटर, ऐसा ही है एफ ए सेंटर, उसी प्रकार से एम सेंटर, आर सेंटर, अलग अलग। एफ सेंटर क्या हुआ हम लोग देख लिए। एफ सेंटर का मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इन एनायन वैकेंसी, कि यदि एनायन वैकेंसी में मतलब जहां से एनायन हटा है वहां एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसी को एफ सेंटर बोलते हैं, मतलब उसी इलेक्ट्रॉन के चलते कलर आता है इसीलिए। अब यदि इस एनायन वैकेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक नहीं बल्कि कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ डैश सेंटर। उसी प्रकार से एफ ए सेंटर है, तो एफ ए सेंटर क्या होता है जरा सो देखोगे कि जैसे हम लोग पढ़े NaCl है तो इसमें पढ़े थे कि Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसका मतलब हुआ कि Cl माइनस के अगल बगल 6 Na प्लस होंगे, ऐसे 6 Na प्लस होंगे। अब यदि यह 6 केटायन जो कि Cl माइनस के अगल बगल हैं, ये 6 केटायन सेम है सोडियम आयन का, लेकिन यदि इसमें से कोई एक केटायन किसी दूसरे मेटल का आ जाए, सपोज पोटासियम का, तब जो वैकेंसी क्रिएट होगा और उसके जगह जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ ए सेंटर। मतलब किसी क्रिस्टल में एनायन के अगल बगल जो 6 केटायंस हैं उसमें से कोई एक केटायन हट करके कोई फॉरिन केटायन, फॉरिन मतलब किसी दूसरे मेटल का केटायन आ जाए वहां, तो इसके चलते फिर यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा तब इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए सेंटर। तो एफ सेंटर मतलब एनायन वैकेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन, एफ डैश सेंटर मतलब एनायन वैकेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ ए सेंटर मतलब हुआ कि एनायन के अगल बगल जो 6 केटायंस है उसमें से 5 सेम हो उसी क्रिस्टल का, एक कोई दूसरे मेटल का केटायन आ जाए और फिर यहाँ जो बीच में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा खाली जगह को, तो इसको बोलेंगे एफ ए सेंटर। उसी प्रकार से एम सेंटर, तो एम सेंटर क्या होता है, तो यदि अगल बगल 2 एफ सेंटर हो, जैसे एक एफ सेंटर यहाँ है तो दूसरा एफ सेंटर फिर उसके बगल में ही हो, नेबर में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम सेंटर। उसके बाद आर सेंटर क्या है, तो आर सेंटर में बोल रहा है कि 3 एफ सेंटर होगा, 2 एफ सेंटर रहा तो उसको एम सेंटर बोलेंगे, और 3 एफ सेंटर यदि रहा तो उसको आर सेंटर। ये जो तीनों एफ सेंटर रहेगा वह क्रिस्टल के एक पर्टिकुलर प्लेन में होगा, और कौन सा प्लेन में, 1-1 प्लेन में, 1-1-1। ये 1-1-1 क्या है, मिलर इंडिसेस याद करो, पीछे पढ़े हम लोग। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल का जो एक प्लेन है जिसको हम लोग 1-1-1 प्लेन बोल रहे हैं, यदि इस प्लेन में अगल बगल 3 एफ सेंटर्स हैं तो उसको आर सेंटर बोलते हैं। तो यही अलग अलग टाइप के कलर सेंटर होते हैं। मेन तो एफ सेंटर ही है हम लोग के सिलेबस का भी जो एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन इसी से रिलेटेड और भी सेंटर्स क्रिएट हो सकते हैं किसी क्रिस्टल में मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते, तो उसको भी जो है हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो एक तरीका हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होने का कि एनायन अपने लैटिस साइड से गायब हो गया, और उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जहां से एनायन हटा था उसके जगह पे आ गया इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन के आने के चलते क्रिस्टल कलर्ड हो गया, जिसको हम लोग कलर सेंटर बोले या फिर एफ सेंटर बोले। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किए थे 1 + del x, मतलब एनायन उतना ही रहेगा, केटायन थोड़ा बढ़ जाएगा,
मतलब ऐसे यदि मान लो कि कोई प्योर क्रिस्टल है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यह एक परफेक्ट क्रिस्टल है यदि मान लें हम लोग, तो इसमें एनायन का संख्या इस बार सेम रहने वाला है। देख लो एनायन जितना था परफेक्ट में वही है। केटायन में अब थोड़ा प्लस हो गया कुछ, मतलब केटायन का संख्या अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो ये जो इंटरस्टिशियल साइट होता है इसमें मान लो कोई एक्स्ट्रा केटायन आ गया, तो केटायन आ गया तो ठीक है, मेटल का संख्या बढ़ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। लेकिन केटायन बढ़ने से प्लस चार्ज भी तो बढ़ गया, तो इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए बगल वाला लैटिस साइट में, इधर इधर कहीं भी बगल वाला लैटिस साइट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को? पहला तरीका था मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनने का कि एनायन अपने पोजीशन से हट गया और उस एनायन के जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरा तरीका है कि इस बार कोई हटा नहीं है बल्कि बाहर से कोई केटायन आ गया, और वो केटायन कहाँ है, तो जो इंटरस्टिशियल साइट होता है वहां। तो केटायन आ जाने से मेटल का संख्या बढ़ गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन इसका न्यूट्रलिटी बिगड़ गया, तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बगल में जो खाली जगह था क्रिस्टल में वहां आ गया कोई इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से भी क्रिएट हो जाता है क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसका एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट कि जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है, जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है, जिंक ऑक्साइड का कलर, इसमें से जिंक 2+O2-, जिंक आयन है और एक ऑक्साइड आयन है। मान लें कि जिंक आयन का प्रोपोर्शन x है और इसका भी x, हमने दोनों का नंबर ऐसा मान लें, बराबर है दोनों का ना, एक जिंक है एक ऑक्सीजन है, मतलब दोनों का x मान लिए। जब इसको हीट करोगे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को, तो हीट करने से क्या होता है कि एक ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलता है। E2 कट जाएगा मतलब एक ऑक्सीजन, तो अब बचा क्या, तो जिंक तो उतना ही बचा x के बराबर, लेकिन ऑक्सीजन अब x नहीं रहा, इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो अभी जाएगा O-, तो इसको कर देंगे x-1। पहले से ऑक्सीजन x था, x के जगह कोई नंबर फिक्स नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब यदि इस क्रिस्टल को हीट किए तो बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलता है। तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन आयन का संख्या, मतलब जो ऑक्साइड आयन है इसका संख्या कम हो जाएगा यहाँ पे। तो शुरू में जो x था अब बचेगा x-1, क्योंकि एक ऑक्सीजन बाहर निकला, ये 2 कट जाएगा तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा ना। मतलब ऐसे हुआ कि यहाँ जो ऑक्सीजन है ना वो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में है, तो बाहर निकलने का मतलब कि अपने बदल गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये जो 2 माइनस है वही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वही हम लोग लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम क्या बताए कि जब भी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह ट्रांजिशन शो करेगा लाइट पड़ने से, और उसके चलते क्रिस्टल कलर्ड हो जाएगा। तो अभी जो डिफेक्टिव क्रिस्टल है ये हो जाता है येलो कलर का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने के चलते। तो जब जिंक ऑक्साइड के व्हाइट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो यह ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वापस जब आप इस क्रिस्टल को ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस ही एटमॉस्फेयर में लूज किया था वह वापस गेन कर लेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जब वापस गेन कर लेगा तो फिर से बदल जाएगा Zn, वो जो कि फिर से कैसा हो जाना है, वाइट हो जाना है, क्योंकि फिर से अब इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जिंक ऑक्साइड येलो कलर का क्यों हुआ, क्योंकि हीट करने से इससे इलेक्ट्रॉन निकला वैसा, और फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसमें ट्रांजिशन हुआ, तो यही वाला फ्री इलेक्ट्रॉन सब यहाँ ऑक्यूपाई करेगा ना इस जगह को, और जो एक्सेस केटायन हो गया यहाँ ये ऑक्यूपाई करेगा इस जगह को आकर के। समझ गए बात को? तो जब जिंक ऑक्साइड के व्हाइट क्रिस्टल को हीट किए तो यह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला और क्रिस्टल येलो कलर का हो गया। जब उसी येलो कलर के क्रिस्टल को वापस ठंडा कर देंगे तो फिर से यह व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि यह रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वापस वो गेन कर लेगा और फिर से कैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो यहां भी जो है क्रिएट हो रहा है क्या, मेटल
एक्सेस डिफेक्ट। अब क्रिस्टल्स जिनमें कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो, ऐसे क्रिस्टल्स के क्या फीचर्स या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाने से क्या होता है, उसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं जो दो एग्जांपल पढ़े NaCl और ZnO, दोनों केस में देख रहे थे कि जब प्योर क्रिस्टल था तो कलरलेस था, उसमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं था, लेकिन डिफेक्ट आ जाने के चलते कलर आ गया। इसका मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के चलते क्रिस्टल में कलर आ जाता है, वे कलर्ड हो जाते हैं। दूसरा कि ये जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के चलते जो है ना वह क्रिस्टल पारामैग्नेटिक हो जाता है। ये पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि जब किसी सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके चलते वह क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है और वह पारामैग्नेटिक कहलाता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने का पहला परिणाम हुआ कि क्रिस्टल में कलर आ गया। दूसरा कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते क्रिस्टल पारामैग्नेटिक नेचर का हो गया, मतलब अब इस क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ZnO जब प्योर रहेगा तो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन वही ZnO यदि डिफेक्टिव है तो वह चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि डिफेक्ट आने से उस क्रिस्टल के अंदर क्या हो गए, फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब चूंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते क्रिस्टल जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएगा, उससे थोड़ा बहुत करंट पास करेगा और उस टाइप के क्रिस्टल एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम करेंगे। सेमीकंडक्टर होंगे मतलब बहुत ज़्यादा करंट उनसे पास नहीं करेगा। और ये एन टाइप क्यों लगा है इसका मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जानो ये एन का मतलब हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके चलते कर रहा है, तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते। चूंकि प्योर क्रिस्टल रहेगा तो इसमें सारे कैटायन एनायन आपस में जुड़े रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। डिफेक्ट आने के चलते क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फिर इससे पोटेंशियल डिफरेंस पास करवाओगे तो यही इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे और इसी के चलते जो है क्रिस्टल से करंट पास करेगा। और चूंकि कंडक्टिविटी इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के चलते है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ऐसा अब जो यह कंडक्टिविटी है तो बोल रहा है कि कंडक्टिविटी जो है ना इसका, जैसे ZnO क्रिस्टल की बात करें तो ZnO भी जो है सेमीकंडक्टर का काम करेगा ना डिफेक्ट आ जाने के चलते। तो बोल रहा है कि ऐसे क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह क्यों है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते। तो यह जो कंडक्टिविटी है वह ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बढ़ाने से घटता है। मतलब देखो यहाँ ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है ना, इस ऑक्सीजन गैस का यदि प्रेशर बढ़ा दोगे, चूंकि गैस है तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि इसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। क्यों घटेगा, तो हम क्या बोले कि ZnO इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि डिफेक्ट आने से इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और वही इलेक्ट्रॉन फिर करंट को इधर उधर प्रोसीड करेगा, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम करेगा। तो इसका जो कंडक्टिविटी है मेनली इस इलेक्ट्रॉन के चलते है, या इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ही अधिक होने वाला है। लेकिन जब ऑक्सीजन गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि यह जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इसका मतलब कि ई सब मिल करके अब वापस ई बना लेगा। तो जब ये सब मिल करके कंबाइन करके ZnO बनाएगा तो देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वही इलेक्ट्रॉन अब अंदर आ जाएगा और इससे बदल जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री प्रेजेंट थे अब वे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे, वे वापस जुड़ जाएंगे और क्रिस्टल पहले के जैसा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो जो कंडक्टिविटी है इस टाइप के क्रिस्टल का वह ऑक्सीजन गैस के प्रेशर बढ़ाने से घट जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो यह जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वे इलेक्ट्रॉन वापस कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सब फ्री नहीं बचते हैं, इसलिए उनका कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यह था मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक जो बच गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।